वो नायला के पास आ जाता है और अल्लाह को कहता है कि देखो तुम्हें कोई भी ये नहीं कह सकता है कि तुम जबरदस्ती इस रिश्ते को करोगी, कभी भी इस बात के लिए हामी ना बना। लेकिन जी आप देखेंगे कि अल्लाह कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है, क्यों मेरी जिंदगी में बार बार रुकावट बनने की कोशिश करे हो, बार बार ऐसी चीजें पैदा करते हो कि सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा इसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये गुमान निकाल दो कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ। भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयला कहती है कि नहीं, मेरे लिए जो बेहतर है ना बस वही होगा। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे इन चीज़ों को छोड़ दिया है। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की अब कोई फजूल बात ना की जाए। जिसने जाना था मुंह मोड़ के वो तो चला चुका है। मतलब ये है कि अच्छा हो गया, वो मेरी नज़रों से दूर हो गया, वरना मुझे देख देख के दिल मेरा हलकान होता रहना था। लेकिन जी आप देखेंगे कौन काफ़ी परेशान है और उसको अभी भी तसल्ली दे रहा है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़ा हूँ। और देखो बीजान से कह के तुम्हारी ये शादी भी रुकवाई जा सकती है, अगर उनको मैं बता दूं कि तुम्हें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं कहूंगा कि तुम इन सब चीज़ों के पीछे भाग के अपनी सारी स्टडी खराब कर दो और हर चीज़ खराब कर दो। देखो पहले ही काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी तबाही हो चुकी है और इस चीज़ को तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और ये हकीकत है कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ सही करना है। दूसरी तरफ देख लो ना कि क्या हाल है रिमला का। उसने भी अपनी मर्जी के बगैर ये शादी की और आज किस हाल में वो बैठी हुई है। लेकिन मैं उसको भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मैं आप लोगों की जिंदगियों में ये तकलीफें देख देख के थक चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस घर के असूल बहुत ही निराले किस्म के हैं और किसी भी तरह से ठीक नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी रिमला की तरह तबाह ना हो जाए और बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रह गया। जिस पर वो कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फ़ैसला मेरे बड़े करेंगे, मुझे वही मंज़ूर होगा। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी घर में बन चुकी है और रुमैसा कहती है कि मुझे क्या नाम है इसका यार, ये औरत जो है ये कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी परेशानी का आलम है और कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरफा की सास कहती है कि देख लेना अब अरफा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वो समझ रही है कि आयला और इमला दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेहतर होगा कि अच्छा है अब निशाना जो है वो बड़े ही तरीके से लगाए और बड़े अच्छे जगह पे लगा हुआ है। मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है आइला कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है और ना ही मैं अब अपने दिल पे कोई किसी किस्म का बोझ ले सकती हूँ। वो उनको तसल्ली देती है क्योंकि वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता है, जिसकी वजह से उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं भई तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयफ़ा कहती है कि भई मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारा और उनका कोई ना कोई सिस्टम है। लेकिन ये बात मानने से हर कोई इनकार कर रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देखो ना हर चीज़ खुल के सामने आ रही है और नज़र आ रहा है कि आखिर असल मसला है क्या? और जो असल मसला है वो सबके सामने आ चुका है। तो अब बेहतर यही है कि इस बात को मानने से इनकार ना किया जाए। जिस पर आइला कहती है कि मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। तो बेहतर यही है कि आप मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दें। आपने जो करना था ना मेरे साथ वो कर लिया। मतलब ये आइला की कहानी का किस्सा भी बहुत जल्द ख़त्म हो गया ताकि उसको ज़्यादा ज़िद ना ही मिले तो बेहतर है। लेकिन इसकी ज़िंदगी तब सुकून से होगी जब वो उनकी मोहब्बत को अपना लेगी और उससे शादी करने के लिए मान जाएगी। लेकिन जी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा आइला की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि देखो मुझे तुम्हारा उनके साथ यूँ बैठना-उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? और उनको जैसा आप समझ रही हैं ना वो ऐसा नहीं है। अपने दिल से उसके बारे में ये वहमो-गुमान निकाल दें, वो ऐसा नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बेटा जी तुम्हें क्या पता हो, मुझे पता है मैंने ज़िंदगी के बड़े-बड़े रंग देखे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि किसी पे यकीन ना किया जाए और जो कुछ मैं तुम्हें अब समझाने जा रही हूँ ना, बस इसी बात के ऊपर यकीन करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। विमला शामी से कहती है कि मैं किसी भी तरह से तुमसे इस रिश्ते में नहीं रह सकती, जो कुछ हुई हो सो हुआ, लेकिन अब मुझे तुम्हें इस सारी चीज़ों से आज़ाद करना होगा। आगे से शामी कहता है कि देखो मैं मजबूर हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर उसको कहती है कि नहीं, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं अपने अंदर हिम्मत ले आती हूँ। लेकिन शामी इस बात को करने से कतराता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया है ना तो उसकी माँ उससे नाराज़ हो जाएगी। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि इमला की निकाह हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी बेज़ार हो चुकी है और वो उनसे कहती है कि ओन अभी भी वक़्त है, मैं ये फैक्ट्री इनके मुँह के ऊपर मारूँगी। मतलब ये है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, कोई लेना-देना नहीं है और ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है कि किसी को मेरे से क्या उलझन है और क्या नहीं है। आप देखेंगे वो कहता है कि शामी की इतनी औकात नहीं है कि ये सब कुछ डिज़र्व करे वो, तो इसलिए बेहतर यही है कि उस इंसान को छोड़ ही दो।
लेकिन ये मत समझना कि मैं कभी भी तुम्हें ऐसा हासिल कर लूँगा, मतलब कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। ये बात तो तुम कभी भी मत सोचना। ओन उसको काफ़ी ज़्यादा कहता है और कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं है तुम्हारे बारे में, तो आखिर आगे कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए ये प्लान कभी भी अपने दिमाग में मत लेके आना। आप देखेंगे जी, शामी जो है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम तो जानती हो मैं बाहर जा रहा हूँ और ऐसे भी हमारे साथ कोई ऐसा रिश्ता होगा ही नहीं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ख़त्म कर दूँगा आके। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम्हें अभी और इसी वक़्त ये कहानी और ये किस्सा ख़त्म करके जाना होगा। जिस पर वो उस चीज़ को मानने से इनकार करता है। लेकिन जैसे ही वो ये सारा मामला कर रही होती है, ऊपर से अरफ़ा आ जाती है और अरफ़ा उसका निकाह तलाकनामा जो है वो फाड़ देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने ये सोचा भी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ, अपने दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें निकाल दो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस पर वो कहती है कि आपने आइला को भी तो ऐसे ही बर्बाद किया था, किस तरीके से आपने उसको बुरे ज़माने में ज़लील करके रुसवा किया था, मैं आपको इस चीज़ के लिए कभी ना माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी घर में बन चुकी है और रुमैसा कहती है कि मुझे क्या नाम है इसका यार, ये औरत जो है ये कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी परेशानी का आलम है और कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरफा की सास कहती है कि देख लेना, अब अरफा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वो समझ रही है कि आइला और इमला दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेहतर होगा कि अच्छा है, अब निशाना जो है वो बड़े ही तरीके से लगाए और बड़े अच्छे जगह पे लगावे। मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है आइला कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है और ना ही मैं अब अपने दिल पे कोई किसी किस्म का बोझ ले सकती हूँ। वो उनको तसल्ली देती है क्योंकि वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता है, जिसकी वजह से उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं भई, तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि आयफ़ा कहती है कि भई मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारा और उनका कोई ना कोई सिस्टम है। लेकिन ये बात मानने से हर कोई इनकार कर रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देखो ना, हर चीज़ खुल के सामने आ रही है और नज़र आ रहा है कि आखिर असल मसला है क्या? और जो असल मसला है वो सबके सामने आ चुका है। तो अब बेहतर यही है कि इस बात को मानने से इनकार ना किया जाए। जिस पर आइला कहती है कि मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। तो बेहतर यही है कि आप मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दें। आपने जो करना था ना मेरे साथ वो कर लिया। मतलब ये आइला की कहानी का किस्सा भी बहुत जल्द खत्म हो गया ताकि उसको ज़्यादा ज़ियत ना ही मिले तो बेहतर है। लेकिन इसकी ज़िंदगी तब सुकून से होगी जब वो उनकी मोहब्बत को अपना लेगी और उससे शादी करने के लिए मान जाएगी। लेकिन जी, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा आइला की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारा उनके साथ यूँ बैठना-उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? और उनको जैसा आप समझ रही हैं ना, वो ऐसा नहीं है। अपने दिल से उसके बारे में ये वहमो-गुमान निकाल दें, वो ऐसा नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बेटा जी, तुम्हें क्या पता हो, मुझे पता है, मैंने ज़िंदगी के बड़े-बड़े रंग देखे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि किसी पे यकीन ना किया जाए और जो कुछ मैं तुम्हें अब समझाने जा रही हूँ ना, बस इसी बात के ऊपर यकीन करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।